So, the role of microbes in industrial production. So, during fermentation, variety of products like alcoholic beverages, organic acid, vitamins, growth hormones, enzymes, antibiotics are produced. So, in industry, the microorganisms are used to making the different type of medicinal as well as food products or chemicals. Okay, so certain beverages, alcoholic beverages like beer, wine, alcohol can be prepared with the help of microbes. Certain organic acids, vitamins, growth hormones can also be produced with the help of microorganisms. Then enzymes, certain enzymes and antibiotics are are produced with the help of microorganisms. So we will see the each and every role of the microbes in case of industrial production. Means there is certain product we can made from the microorganisms. So production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessel called as fermenter. तो अगर हमको इंडस्ट्रियल स्केल में मतलब बड़े तौर पे या बड़े क्वांटिटी में अगर हमको प्रोडक्शन करना है कुछ चीज़ का, मतलब कुछ ऑर्गेनिक एसिड या विटामिन्स या एंजाइम्स या अल्कोहल बीवरेजेस का अगर हमको प्रोडक्शन करना है, तो हमको ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में क्या लगेगा, माइक्रोब्स लगेंगे. ओके, तो ये माइक्रोब्स को एक बड़े वेसल में रखा जाता है. बहुत बड़े होते हैं वो, समझो हमारे घर से भी बड़े, इतने बड़े बड़े वेसल्स रहते हैं, तो उनको फर्मेंटर बोला जाता है. ओके, so big vessels or very large vessels which is used to grow the microorganisms for production of industrial scale product. So such vessels are called as fermenter. So you can search on Google image how these fermenters are big and how they look like. Okay, so what is the function of fermenter? So the main function of the fermenter is to provide controlled environment for growth of a microorganism. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने के लिए एक अच्छा वातावरण देना या एनवायरनमेंट देना, कंट्रोल्ड मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और ऐसे भी नहीं है कि बहुत ही कम ग्रोथ होनी चाहिए. तो जितनी ग्रोथ ज़रूरी है, ओके, सो उतनी ही ग्रोथ उसकी होनी चाहिए. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो हमको कंट्रोल करते आनी चाहिए. तो उसके लिए जो वेसल होता है बड़ा, उसमें सब फैसिलिटीज होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम. और डिफाइन मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन डिजायर प्रोडक्ट. ओके, तो ये जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिक्सचर जो है, डिफाइन मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डिफाइन मतलब हमको पता होना चाहिए, डिफाइन कर हमने डिफाइन किया होना चाहिए कि कौन कौन से वेसल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए. तो कुछ इस तरह से वो वेसल होता है, बहुत बड़ा होता है. ओके, तो ये वेसल जो है उसमें ऐसे जैसे मिक्सर में ब्लेड होते हैं, उस तरह से उसके भी ब्लेड होते हैं, और वो ब्लेड घूमते हैं इधर उधर. उससे जो ऑक्सीजन है वो मिक्स होते रहता है. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सबस्ट्रेट डाला जाता है वाइन तैयार करने के लिए, या एंजाइम या कुछ भी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार करते हैं, तो वो तैयार करने के लिए कुछ सबस्ट्रेट डालना पड़ता है. जैसे कि बियर या विस्की बनाने के लिए ग्रेन का यूज करते हैं, तो बार्ली से या कुछ ग्रेन्स होते हैं उनसे, उनको सड़ा के मतलब कौन सड़ाएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उसको डाइजेस्ट या सड़ाएंगे. ओके, डिकम्पोज करेंगे और उनसे अल्कोहल बनाएंगे. तो प्यूरिफिकेशन करके फिर अल्कोहल रिकवर किया जाता है. पर
ये जो डिफाइन मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो फर्मेंटर में अच्छे तरीके से होती है और कंट्रोल भी की जाती है। अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए उसमें ऑक्सीजन की लेवल या जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग गैसेस होते हैं या एरोबिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए या अनएरोबिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए कुछ सेटिंग्स होती है जो फर्मेंटर में वो सेटिंग्स किए जाते हैं। उस सेटिंग्स से वो अच्छे तरीके से होता है। तो उससे उनमें से ये जो सब पॉइंट्स अभी हम मैंने बोले कि जैसे कि अल्कोहलिक ब्यूरेजेस का प्रिपरेशन फर्मेंटर के मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से और फर्मेंट दोनों के मदद से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड विटामिन ग्रोथ, तो कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड तैयार किए जा सकते हैं इंडस्ट्री लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, विटामिन या हार्मोन्स या एंजाइम्स या एंटीबायोटिक। तो एक एक हम देखेंगे कि कौन कौन से तैयार किए जा सकते हैं। तो पहला जो है वो है अल्कोहलिक ब्यूरेजेस। तो अल्कोहलिक ब्यूरेजेस हमको पता है क्या होते हैं, वो लिक्विड होते हैं। ब्यूरेजेस इज अ लिक्विड यूज और प्रिपेयर्ड फॉर ड्रिंकिंग। तो पीने के लिए ब्यूरेजेस का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। जैसे कि ब्यूरेजेस में सिर्फ अल्कोहलिक प्रोडक्ट ही नहीं आते, अलग अलग प्रोडक्ट है जैसे कि टी, कॉफी, ये भी ब्यूरेज के कैटेगरी में आते हैं। बियर, वाइन विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट। तो ये सभी जो पदार्थ है टी, कॉफी, बियर, वाइन, ये स्टिमुलेंट है, हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं, इस वजह से लोग इसको पीते हैं। तो अल्कोहलिक ब्यूरेजेस जो स्पेसिफिकली है वो क्या होते हैं, आर द प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। मैंने बोला ना सबस्ट्रेट डाला जाता है ग्रेन। तो अल्कोहलिक ये जो प्रोडक्ट है ये फर्मेंटेशन होता है सबस्ट्रेट का, मतलब ग्रेन डाले जाते हैं। ग्रेन जो होते हैं जवार, बाजरा या गेहूं या बार्ली से बनाए जाते हैं एक्चुअल में बियर, वाइन। तो वाइन बनाने के लिए भी जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स से या फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स की वाइन बनाई जाती है। तो ये जो अल्कोहलिक ब्यूरेजेस है, ये अल्कोहलिक ब्यूरेजेस अगर हमको तैयार करने हैं तो सबस्ट्रेट लगने वाला है। तो सबस्ट्रेट से ये बनता है, मतलब कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट टाइप रॉ मटेरियल लगेगा कि जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पचा के अल्कोहल में कन्वर्ट कर सके। तो यूज ऑफ माइक्रोब्स इन मेकिंग अल्कोहलिक ब्यूरेज, मैल्किंग लिखा है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा शायद। तो अल्कोहलिक ब्यूरेजेस तैयार करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। तो ये जो है ये टेक्निक वैदिक पीरियड से पता थी इंडियन लोगों को, जब 5,000 से लेके 7,000 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब यीशु क्रिस्त के जन्म के पहले 5,000 या से लेके 7,000 साल तक, मतलब बहुत पहले वैदिक पीरियड जो था, जब वेदों का पठन किया जाता था उस टाइम भी ये जो वाइन या बियर, बियर तो नहीं पर ये जो दारू या अल्कोहल बनाने की जो टेक्निक है वो पता थी। ओके, सो माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर फ्रॉम टाइम इमोरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। तो ये जो ईस्ट है, अभी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं अल्कोहलिक ब्यूरेजेस तैयार करने के लिए, तो यीस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। तो आप सर्च आउट कर सकते हो, सर्च आउट करके आपको पता चलेगा गूगल इमेज पे कि कैसा ईस्ट कैसे दिखता है। तो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम, ये सभी जो है वो यीस्ट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कर सकते हैं तैयार। ओके, तो इसके लिए ईस्ट के कुछ स्पेसिस होते हैं, प्रजातियां होती है ईस्ट की, मतलब ए ईस्ट जो है वो अलग अलग तरह के टाइप के होते हैं, जैसे कि सैकेरोमाइसिस सर्विसी, ओके, इलिप्सॉइडिस, वार इलिप्सॉइडिस नाम का एक होता है, कॉमनली कॉल्ड एज ब्रीवर्स ईस्ट। ब्रीवर्स ईस्ट मतलब उससे बियर या वाइन या अल्कोहल तैयार किया जाता है। सो इट इज यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स, कुछ सीरियल्स पल्सेस यूज किए जाते हैं। माल्टेड मतलब फर्मेंटेशन किया जाता है उनका। फ्रूट से भी बनाए जाते हैं, फ्रूट जूसेस होते हैं कुछ। इथेनॉल प्रोड्यूस, अल्कोहल क्या होता है, तो अल्कोहल होता है इथेनॉल।
तो ये जो अल्कोहल है जो लोग पीते हैं वो होता है इथेनॉल, तो वो फ्रूट जूसेस से भी तैयार कर सकते हैं। ओके, तो वाइन, अमॉन्ग द बीवरेजेस, वाइन एंड बियर are produced without distillation, whereas whiskey, brandy, rum are distilled beverages। तो जो बियर जो है, वाइन एंड बियर, ये जो है इसको डिस्टिलेशन की ज़रूरत नहीं है। डिस्टिलेशन मतलब पता है आपको कि हीट देने के बाद जो है वेपर्स तैयार होते हैं, और वेपर्स को अगर कूल किया जाए, ठंडा किया जाए, तो उसके कन्वर्जन होता है लिक्विड में, वेपर्स का कन्वर्जन होता है लिक्विड में। तो इस तरह से वो तैयार किया जाता है। तो वाइन एंड बियर के लिए डिस्टिलेशन की ज़रूरत नहीं होती। ओके, पर जो विस्की, ब्रांडी एंड रम है, दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स है, उनको डिस्टिलेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी तैयार होती है। तो वो इम्प्योरिटीज़ डिस्ट्रॉय करने के लिए उन उनको डिस्टिल्ड किया जाता है। ओके, तो ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो उनमें से एक फर्मेंटर है, उसका नाम है ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का बड़े पैमाने पे, बड़े क्वांटिटी पे या लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन करना है तो फर्मेंटर यूज किया जाता है, ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर। फर्मेंटर के भी अलग अलग टाइप है। तो ये जो है, ये है ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर। ओके, तो several traditional drinks and foods are also made through fermentation or by yeast। तो सिर्फ यही नहीं, ये जो बियर, वाइन, अल्कोहल, ये प्रोडक्ट ही नहीं तैयार किए जाते, तो कुछ और ट्रेडिशनल जो ड्रिंक्स है वो भी हम फर्मेंटेशन करके कर सकते हैं। ईस्ट 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 फर्मेंटेशन करता है। टुडे ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन मतलब जो the countries which are located on the sea coast is called as coastal region, like South Africa, South India, sorry, South India is made by fermenting the sugar sap extracted from palm plant and coconut palm। तो कुछ मतलब केरला वगैरह, जो कुछ भी हमारे साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है, कोस्टल रीजन के जो स्टेट्स है, वो क्या तैयार करते हैं, तो वो जो शुगर केन होता है, शुगर केन के जूस निकलने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं शुगर सैप, या शुगर सैप मतलब शुगर का जूस, शुगर केन का जूस। और जो मोलासेस बचते हैं, मतलब शुगर केन का जूस निकालने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं मोलासेस। जो वेस्ट मटेरियल बचता है शुगर केन का, उसको बोलते हैं, गन्ने का जो वेस्ट मटेरियल है उसको बोलते हैं मोलासेस अंग्रेजी में। तो गोवा जो है वहाँ पे ज़्यादा बनती है दारू, वाइन या जो कुछ भी ये अल्कोहलिक बीवरेजेस है, वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। वाइन ऑफ गोवा ट्रेडिशनली नोन एज फेनी। तो गोवा के ट्रेडिशनल वाइन को बोलते हैं फेनी। ओके, सो इट इज मेड बाय फर्मेंटिंग फ्लेशी पेडिसेल ऑफ कैशू फ्रूट। तो फेनी कैसे बनती है, काजू से बनती है। कैशू मतलब काजू। ओके, कैशू का मतलब क्या है, काजू। तो ये काजू जो है, कैशू, अभी हिंदी में काजू को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर तो ये जो काजू है, काजू फ्रूट्स, कैशू फ्रूट्स से बनता है फेनी, विच इज द फेमस वाइन ऑफ गोवा। तो इस तरह से ये है। तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर का। यहाँ पे अल्कोहल जमा होता है, यहाँ से निकाला जाता है नीचे फर्मेंटेशन अपना डिस्टिलेशन करके, यहाँ पे रॉ मटेरियल डाला जाता है। ओके, ग्रेन्स वगैरह, ये फर्मेंटर का मेन पार्ट है। यहाँ पे हीट जो है वो एक्सचेंज होती है, और यीस्ट नीचे ऊपर जाते आते रहता है, तो उससे बनती है वाइन।
और ऊपर ऊपर अल्कोहल जमा होता है और ऊपर से वो निकाला जाता है एक दूसरे वेसल में। तो ये बहुत बड़ा होता है। ऐसा मानो कि अपने घर का एक रूम या एक से ज़्यादा रूम के साइज का ये होगा, इतना बड़ा होता है वो, और बहुत बड़ा रॉ मटेरियल डाला जाता है। तो एक बार में बहुत सारा वाइन या विस्की तैयार हो सकती है। तो ये जो है ये है ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर। तो इस तरह से अल्कोहलिक ब्यूरेजेस जो है वो तैयार होते हैं। ओके, इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। तो कमर्शियली एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर हमको ऑर्गेनिक एसिड का करना है तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद लेनी पड़ती है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। कमर्शियली और इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर प्रोडक्शन करना है ऑर्गेनिक एसिड का तो we can use certain microorganisms. So these compounds can be produced with the help of certain microorganisms, okay, directly from glucose. We can produce these compounds from glucose, that is gluconic acid जो है organic acid है वो तैयार कर सकते हैं हम, और as a form as end products from pyruvate और ethanol। तो इथेनॉल या पायरुवेट से हम बना सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ये नीट एग्जाम में इम्पोर्टेंट है कि कौन से ऑर्गेनिक एसिड जो है वो तैयार कर सकते हैं कौन से माइक्रोब्स का यूज करके। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है नीट एग्जाम में, और जो कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है बायोलॉजी के क्वेश्चन जब आते हैं तो इनमें से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो कुछ भी है मैंने आपको बताया आपको मगअप करना पड़ेगा, ये अच्छे से ध्यान में रखना। तो सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, ग्लूकोनिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस एरिजियस, एसिटिक एसिड को बोलते हैं विनेगार, तो एसिटिक एसिटोबैक्टर एसिटी। तो ये विनेगार जो है चाइनीज वगैरह इन डिश में डाला जाता है या पिकल्स में डाला जाता है। मैंगो का पिकल होता है या लेमन का पिकल होता है उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव ये विनेगर डाला जाता है। और कुछ चाइनीज डिशेस में भी, कुछ मतलब सभी चाइनीज जो डिश होती है रेसिपीज होती है उनमें विनेगर का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो केमिकल नाम है वो है एसिटिक एसिड, केमिकल होता है ये, और ये बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिटोबैक्टर एसिटी से। इस वजह से एसिटिक एसिड इसका नाम है। एसिटी लास्ट नेम जो है एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, तो एसिटिक एसिड उसका नाम कैसे आया, एसिटी से आया। द ऑर्गेनिक एसिड्स आर फर्दर यूज्ड वेरियसली। सिट्रिक एसिड पता है हमको, तो सिट्रिक एसिड जो है मतलब लेमन में होता है, तो अगर लेमन नहीं मिला तो हम सिट्रिक एसिड के जो पाउडर फॉर्म में मिलता है तो वो हम यूज करते हैं। यूज्ड इन कन्फेक्शनरी, इसका डिक्शनरी मीनिंग देखना, कन्फेक्शनरी क्या होता है। फ्यूमेरिक एसिड इज यूज इन रेजिन्स एज वेटिंग एजेंट। रेजिन्स मतलब चिपकाने के लिए, जैसे फेविकॉल वगैरह या कुछ चिपचिपाहट भरे पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो तैयार करने के लिए रेजिन्स मतलब फ्यूमेरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ग्लूकोनिक एसिड जो है वो मेडिसिन में यूज़ किया जाता है फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन। तो Ca++ आयन जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, तो वो या सॉल्युबल नहीं होता, तो ग्लूकोनिक एसिड में वो अच्छे से सॉल्युबल होता है। तो मेडिसिन में ग्लूकोनिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो ये इस तरह से ये कुछ एसिड है, इन एसिड्स का सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड इनका यूज़ दिया है। पर एसिटिक एसिड का यूज़ इन्होंने दिया नहीं है, वो मैंने बताया आपको कि क्या उसका यूज़ था। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स जो है वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। तो विटामिन्स आर सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो विटामिन जो होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं which are capable of performing many life sustaining functions inside our body।
तो लाइफ को सस्टेन करना है, लाइफ को बचाना है, तो विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो मेनी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस, तो लाइफ बचाने के लिए या हमारी बॉडी अच्छे से काम करनी चाहिए, इसलिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो ये विटामिन्स जो है हमारे बॉडी को या इनसाइड हमारे बॉडी में अच्छे से काम करते हैं। तो उनकी अगर कमी होती है तो यूज़ करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, हम विटामिन्स की गोलियां लेते हैं, उनसे उनकी कमी जो है वो कम की जाती है, दूर की जाती है। दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय ह्यूमंस, तो विटामिन जो है वो ह्यूमन की बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो ये जो विटामिन है ये ऊपर से हमको लेने पड़ते हैं। तो जो नेचुरल सोर्स होते हैं विटामिन के, उनसे ये अंदर ले लिए जा सकते हैं। नेचुरल जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सीरियल्स या पल्सेस होते हैं उनसे हम ले सकते हैं। विटामिन डी हमारे बॉडी में तैयार होता है सनलाइट अगर हम लेते हैं, अच्छे तरीके से सनलाइट में बैठते हैं, जिसको सन बात कहते हैं कुछ लोग। तो सुबह की जो धूप होती है, लगभग सूरज उगने से 8 या 9 या 10 बजे तक, तो वार्म जो ल्यूकवार्म होते हैं या हल्का 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 गर्म लगता है हमको सुबह सनलाइट में बैठने से, तो वो अच्छा होता है बॉडी के लिए, क्योंकि सनलाइट से हमारे हड्डियों में विटामिन डी तैयार होता है। ओके, तो वो बॉडी के अंदर तैयार होता है, इस वजह से ये लिखा है कि एक्सेप्ट विटामिन डी। पर जो दूसरे विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में तैयार नहीं होते, तो वो हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, हम जो खाते हैं, उनसे वो मिलता है। फिर भी अगर खाने में से अगर विटामिन नहीं मिले तो डॉक्टर के पास जाके हम स्पेशली उसकी गोलियां लेते हैं, तो उनसे विटामिन की कमी जो है वो दूर होती है। एंड देयरफॉर दे हैव टू बी सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट इन डाइट। तो ऐसा नहीं है कि विटामिन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमने खाना चाहिए, उनकी क्वांटिटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्मॉल अमाउंट में होनी चाहिए। ज़्यादा विटामिन खाने से भी अलग अलग तरह के डिजीज़ होते हैं, और कम विटामिन खाने से भी कम अलग अलग तरह के डिजीज़ होते हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा विटामिन और कम विटामिन ऐसे भी नहीं खाए, तो उसका एक बैलेंस अमाउंट होता है, वो बैलेंस अमाउंट खाना चाहिए। उससे हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में विटामिन मिलेगा और काम हमारी बॉडी अच्छे से करेगी। Microbes are capable of synthesizing vitamins and hence they can be successfully used for commercial production of many vitamins। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो विटामिन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे वो हमने पहचाना कि माइक्रोब्स अच्छे तरीके से विटामिन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वो जो है वो हमने अप्लाई किया हमारे खुद के लिए विटामिन्स बनाने के लिए। तो हम विटामिन्स का प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहायता से कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स वी कैन प्रोड्यूस द विटामिन्स। तो कुछ विटामिन्स है, सम विटामिन्स वी कैन प्रिपेयर जस्ट लाइक थायमिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, विटामिन बी 12, एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा कैरोटीन ये जो है ये राइस में होता है एंड गाजर मूली में होता है, तो उसको प्रो विटामिन ए बोलते हैं। उसके बाद अर्गोस्टेरॉल, ये प्रो विटामिन डी है, मतलब विटामिन डी का प्रो वर्जन है, इनएक्टिव वर्जन है। तो इस तरीके से ये विटामिन जो है उनका प्रोडक्शन, इतने प्रकार के विटामिन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो कुछ विटामिन है, विटामिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन यूजिंग डिफरेंट माइक्रोबियल सोर्स। अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम अलग अलग तरह के विटामिन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो देखेंगे हम नीचे की कौन कौन से ऐसे विटामिन्स है कि जिनका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। तो देखो, विटामिन बी 2 जो है वो तैयार कर सकते हैं हम न्यूरोस्पोरा गॉसिपी, इरिमोथेसियम एसबीसी, एशबी, ओके, इरिथ्रो इरिमोथेसियम एसबी, अशबी। विटामिन बी 12 जो है वो सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकन्स, विटामिन सी जो है वो एस्परजिलस नाइगर से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो इम्पोर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए,
कि कौन सा विटामिन कौन से माइक्रोबियल सोर्स से तैयार होता है, इसके ऊपर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो ये आप कर लेना, एक ध्यान में रखना। तो इस तरह से विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल का देखा हमने। तो आगे देखेंगे हम एंटीबायोटिक्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं with the help of microorganisms. So antibiotics are probably the most important group of compound synthesized by industrial microorganism. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स। तो हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम अगर अच्छे से काम नहीं करती तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं या डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन हमको देते हैं। ओके, तो इस इंजेक्शन से हम ठीक हो जाते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते हैं एंटीबायोटिक से। तो मोस्ट एंटीबायोटिक आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो मेटाबोलाइट मतलब प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं होता उनका, वो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। दे हैव थेरापेटिक इंपॉर्टेंस एंड आर यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो थेरापेटिक मतलब थेरेपी दी जाती है एंटीबायोटिक की, और मेडिसिनल यूज़ होता है उनका, मेडिकल यूज़ होता है। तो एज अ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं कुछ डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। सो दीज आर प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट बाय सर्टन माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स है तो वो बहुत ही कम मात्रा में वो तैयार करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, फ्यू अलगी। कुछ अलगी से भी हम एंटीबायोटिक तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक सर्च किए गए हैं, रिसर्च हुआ है उन पे। तो ये जो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोबियल पैथोजेंस। दूसरे जो माइक्रोबियल पैथोजेंस होते हैं उनकी ग्रोथ को वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं। मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तैयार करता है कुछ केमिकल, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो ये एक्सीडेंटली पता चला था लुइस पास्चर को। ओके, तो वो देख लेना एंटीबायोटिक का डिस्कवरी कैसे हुआ था। और मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ कि लुइस पास्चर, पर देख लेना आप एंटीबायोटिक का जो है वो डिस्कवरी कैसे हुआ था और कौन कौन से एंटीबायोटिक अभी तक सर्च किए गए हैं और उनके क्लास कौन कौन से हैं। तो देयरफॉर दे आर यूज एज अ मेडिसिन। तो मेडिसिन की तरह उसका यूज़ किया जाता है, जिनसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यो यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। तो एंटीबायोटिक्स एंटी बैक्टीरियल होते हैं और एंटी फंगल होते हैं, मतलब बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ वो कंट्रोल करते हैं। Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly disease such as plague, whooping cough, डिप्टेरिया, लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग। डिप्टेरिया मतलब एक डिजीज है, वो मराठी में नहीं पता मुझे। वूपिंग कफ मतलब निमोनिया टाइप होता है। प्लेग तो आपको पता ही है। तो ये जो डिजीज है, इन डिजीज के अगेंस्ट एंटीबायोटिक का यूज किया जा सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको, उनकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स है और उनके माइक्रोबियल सोर्स है, जैसे कि ये भी आता है नीट सीईटी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोमाइसिटिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, इरिथ्रोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसस माइसेस इरिथ्रस। तो ये देख लेना आप चार्ट में। ओके, और मदद कर लेना कुछ ट्रिक से जो कि यूजफुल है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद देगा आपको। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम का, कुछ एंजाइम्स का प्रोडक्शन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहायता से किया जा सकता है। तो इन लिविंग बीइंग्स एंजाइम्स प्ले ए मेजर रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड देयरफॉर these are essential for survival of such a beings. So we know that enzymes are very much important in our body. So their digestion and different type of processes in our body is controlled with the help of hormones and enzymes. So out of that, enzymes are very much important in case of digestion and certain type of muscle reaction in our body. So these enzymes can be produced with the help of microorganisms. So enzymes, we know that nothing but the proteins known as biocatalyst. We know that enzymes increase the rate of biological reaction. That's why enzymes are known as biocatalyst. So due to their ability to promote the reaction more quickly at body temperature and more efficiently. तो वो पता है हमको कि एंजाइम क्या करते हैं,
बॉडी टेम्परेचर पे जो हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन, उसको प्रमोट करती है, एनहांस करते हैं एंजाइम्स रिएक्शन को, और मोर इफिशिएंटली वो काम करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लार्ज क्वांटिटी में एंजाइम्स तैयार कर सकते हैं। ओके, सो मेनी माइक्रोब सिंथेसाइज एंड एक्सक्रीट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स इनटू देयर सराउंडिंग मीडियम। तो ये समझो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर बॉडी के अंदर एंजाइम तैयार करती है और एक्सक्रीट करती है बाहर, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वो एंजाइम एक्सक्रीट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या फंगस या अलगी। तो वो जो बाहर एक्सक्रीट किया हुआ जो एंजाइम है वो हम प्यूरिफाई करके एक्सट्रैक्ट करके यूज किए जा कर सकते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस जो है उसको उसके अंदर, या और कुछ जो एप्लीकेशन है वो हम कर सकते हैं एंजाइम का। यूजिंग दिस फीचर ऑफ दिस टाइनी ऑर्गेनिज्म मेनी एंजाइम्स आर प्रोड्यूस कमर्शियली। तो कमर्शियली या इंडस्ट्रियली उसका प्रोडक्शन किया जाता है एंजाइम्स का। तो कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स है कि वो तैयार किए गए हैं? अमाइलेज, सेल्यूलेज, प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए, अमाइलेज अमाइ अमाइलोज का डाइजेशन करने के लिए, सेल्यूलोज का डाइजेशन करने के लिए, लाइपेज लैक्टोज का या लिपिड का डाइजेशन करने के लिए, पेक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये सभी एंजाइम जो है वो तैयार किए जा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। Several industrial sectors are use enzyme from microorganism for specific application। तो इंडस्ट्री में भी एंजाइम जो है वो यूज किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक एंजाइम तैयार करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखेंगे हम तो एंजाइम्स आर, देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का देखते हैं, एंजाइम्स आर एबल टू इम्प्रूव एंड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। तो फैब्रिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या करते हैं? फैब्रिक का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो फैब्रिक की क्वालिटी जो है वो बढ़ाने के लिए एंजाइम्स का यूज करते हैं, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। ओके, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। इन पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, तो दूसरी इंडस्ट्री जो है वो है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में उसका यूज किया जाता है। दे आर इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल पल्पिंग एंड ब्लीचिंग। बायो पल्प मतलब कुछ फ्रूट जूसेस तैयार किए जा सकते हैं, जैसे कि मैंगो पल्प वगैरह, ऐसे आप एडवर्टाइज में देखते हो। ब्लीचिंग करने के लिए, कपड़ों में ब्लीचिंग करने के लिए, या ब्लीच बहुत सारे तरीकों के होते हैं, टाइप्स के होते हैं, तो वो करते हैं। इन फूड इंडस्ट्री दे आर यूज इन द फर्मेंटर प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड तैयार किया जा सकता है। ड्रिंक्स सच एज वाइन, बियर also participate in extraction of substance such as carotenoid and olive oil। तो कैरोटीनॉइड ये जो है ये गाजर में होता है या मिल्क में भी होता है। ऑलिव ऑलिव फल से ऑलिव ऑयल मिलता है। तो ये एक्सट्रैक्शन मतलब उनमें से ये केमिकल्स निकालने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। ओके, लाइपेज आर यूज इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री। तो आप देखते हो एरियल में कुछ कलर पार्टिकल्स होते हैं। एरियल जो डिटर्जेंट पाउडर है उनमें कुछ कलर बबल्स होते हैं या कलर बीड्स होते हैं। तो वो कलर बीड्स जो है वो नथिंग बट दी लाइपेज के होते हैं, वो एंजाइम होता है उनमें। तो जो खाना गिरा होता है या जो ऑयल लगा होता है कपड़ों को, तो उसको वो डाइजेस्ट करते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं कि कपड़े भिगो के रखते हैं डिटर्जेंट में। तो कुछ समय अगर डिटर्जेंट में कपड़े भिगो के रखे तो वो जो दाग है ऑयल या जो कुछ भी दाग है खाने का, ऑयल का, तो वो निकल जाता है। तो वो कैसे निकलेगा? लाइपेज एंजाइम वो डाइजेस्ट करता है कपड़ों के ऊपर से। तो ये डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। बिकॉज दे हैव सुपीरियर क्लीनिंग प्रॉपर्टी, क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है उनमें, इनकी वजह से उनको डाला जाता है डिटर्जेंट में। इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस एंड रिमूविंग ऑयल स्टेन, मैंने बोला ना कि ऑयल स्टेन जो है, स्टेन मतलब दाग, तो वो रिमूव किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक, एनिमल फीड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अमॉन्ग द अदर्स। तो इन सब में भी ये जो एंजाइम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल है
तो वो देखेंगे हम कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। देखो इन्वर्टेज जो है वो सैकरोमाइसिस सर्विसी, पेक्टिनेज जो है स्क्लेरोटीनिया लिबर्टाइन एस्परजिलस नाइगर, लाइपेस कैंडिडा लाइकोलाइटिका, सेल्यूलोज सेल्यूलेस ट्राइकोडर्मा कॉनिकी। तो ये सब जो है माइक्रोवियल सोर्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनसे ये एंजाइम्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद जो जिबरेलिन है, जिबरेलिन का प्रोडक्शन देखेंगे हम लास्ट वाला। तो जिबरेलिन ये जो है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। Gibberellin is the group of growth hormone mainly produced in higher plant and fungi to promote the growth by stem elongation। तो जो प्लांट होता है, प्लांट में जो स्टेम होता है, तो स्टेम का इलोंगेशन करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। तो वो ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसको बोलते हैं जिब्रेलिन। तो सिर्फ प्लांट में ही नहीं, तो ये जो है ये कुछ फंगस जो होते हैं, बुरशी या हिंदी में फफूंदी उसको बोलते हैं, तो इनमें भी ये जो ग्रोथ हार्मोन या जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं। तो ये स्टेम का जो है वो इलोंगेशन करते हैं, ये जो स्टेम है उसका इलोंगेशन जिब्रेलिन हार्मोन करते हैं। इलोंगेशन करते हैं मतलब उनको बढ़ाते हैं या उनकी ग्रोथ करते हैं। तो फर्स्ट जिब्रेलिन was isolated by two Japanese, याबूटा एंड सुमिकी। तो याबूटा नाम का आदमी या औरत होगी, पता नहीं मुझे मेल या फीमेल, पर याबूटा एंड सुमिकी ने जो दो जापानीज साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिस्कवर किया था जिब्रेलिन्स प्लांट में। और फ्रॉम राइस सीडलिंग, तो राइस के जो सीडलिंग्स है, मतलब राइस जो राइस होता है चावल, तो उनसे वो उन्होंने सेपरेट किया था जिब्रेलिन्स को। तो विथ फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरी कोरी, तो ये फंगस जो है जिब्रेला फ्यूजिकोरी, ये इनका इन्फेक्शन होता है राइस सीडलिंग को, तो उनके वजह से उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। तो ये जिब्रेला फ्यूजिकोरी से ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो एक्सट्रैक्ट किया था इन दोनों ने। ओके, सो अबाउट 15 डिफरेंट टाइप ऑफ जिब्रेलिन्स हैव बीन आइसोलेटेड। उसके बाद लगभग 15 डिफरेंट टाइप्स के जिब्रेलिन डिस्कवर किए गए और आइसोलेट किए गए। जिब्रेलिन्स हैव मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है कुछ जिब्रेलिन्स के। तो कौन कौन से है? यूज टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन एप्पल। पार्थेनोकार्पी मतलब जो एप्पल है वो जल्दी पक जाते हैं, तो ये जल्दी नहीं पकने चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी वो राइपन होंगे उतना जल्दी वो खराब हो जाएंगे। और वो अगर दूसरे 1000 किलोमीटर से अगर वो दूसरे प्रदेश में आते हैं तो आते आते वो पक जाएंगे या राइपन हो जाएंगे। एंड अगर राइपन हो गए तो वो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। इस वजह से पार्थेनोकार्पी ये जो एप्लीकेशन है वो इंड्यूस करते हैं जिब्रेलिन, मतलब उनकी पार्थेनोकार्पी देख लेना। और पार्थेनोकार्पी का और क्या मीनिंग होता है या क्या मैकेनिज्म है। पियर एप्पल, इनमें वो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करते हैं। दे आर यूज इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड ऑल्सो इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। तो कुछ प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते, तो ये जिबरेलिन्स हार्मोन अगर दिया जाए तो उनमें फ्लावर आएंगे और डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। कुछ कुछ सीड्स जो होते हैं उनका सीड कोट बहुत ही हार्ड होता है, तो वो पानी में भिगोने के बाद भी वो जो है वो हार्डी होते हैं। ओके, उनमें पानी नहीं जाता अंदर, तो सीड कोट एकदम हार्ड होने के वजह से पानी अंदर नहीं जाता, वो सोखते नहीं पानी। तो कुछ कुछ चावल है या कुछ नट्स है, या जो मराठी में बोलते हैं वाटाणे शेंगदाणे, आपलं वाटाणे हरभरे, तर काही काही वाटाणे हरभरे पाण्यात टाकल्यानंतर ते भिजत नाही, पाणी सोकून घेत नाही, तर त्यावेळेस प्रॉब्लेम येतो। सो दे आर ऑल्सो यूज टू एनलार्ज द साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट्स। तो ग्रेप्स की साइज बढ़ाने के लिए भी यूज किए जाते हैं ये जिब्रेलिन हार्मोन। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो हमने टॉपिक पूरा क्लियर किया। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट्स वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।